हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। डाटा स्ट्रक्चर के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था। ऑपरेटर क्या होता है, उसके सारे यूज़ पढ़ लिए थे। कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं, उनके प्रेसिडेंस रूल, एसोसिएटिविटी रूल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम एरे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, एरे। एरे के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे, एरे होता क्या है। फिर भी देख लेते हैं एरे है क्या। कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मे बी आप नहीं जानते हो। एरे एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर ही है, एक सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है जो कि रैंडम एक्सेसिबल है। सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट यही है कि ये रैंडम एक्सेसिबल है। रैंडम एक्सेसिबल कहने का मतलब क्या है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं हमारा थ्योरी क्या है, उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ होता क्या है। रैंडम एक्सेसिबल का मतलब क्या है। वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ एन एरे रैंडमली यूजिंग इंडेक्सिंग्स वाइल दिस इज़ नॉट हैपनिंग लिंग्लिश या बाकी जो बनाते हैं हम लोग डायनामिक्स है, उसमें हैपन नहीं होता। बाकी नहीं, मतलब डायनेमिक एरे में तो हो जाता है, बट यहाँ एरे की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसे कहने का मतलब है कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, मान लेते हैं एरे 10 वैल्यू का डिक्लेयर करते हैं, जो भी वैल्यू है 1 2 से 10 तक वैल्यू है, तो हम जब चाहें इस एरे के किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मान लेते हैं 5th पार्टिकुलर एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं A4 दे के। जो यहाँ 5th होगा, यहाँ 4 होगा, A 4th एलिमेंट होगा, है कि नहीं। जब चाहे हम बीच के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ये इसीलिए ये रैंडम एक्सेसिबल है। जब चाहे किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारे एरे का किसी भी एलिमेंट को अपने प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई ऑपरेशन किए, नॉर्मल सिर्फ इंडेक्सिंग करके। ए आई, जहाँ पे आई जो है सो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट है। बस इसके कहने का मतलब यही है, और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कभी कभी प्रोग्राम में। जनरली हम डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम सीखते क्यों हैं, क्योंकि हमें अपना प्रोग्राम को जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट बनाना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है। तो कभी कभी ये कंडीशन आ सकता है जब आप एरे से बनाए हुए हो और आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालना हो, तो आप एरे में तो सिंपल इंडेक्शन से कर सकते हैं, मगर लिंक लिस्ट में ये ऑपरेशन बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है, किसी भी एलिमेंट के पास जाना। अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है तो आप तुरंत कर लोगे, अगर वो लास्ट एलिमेंट है फिर भी कम कर लोगे। लेकिन जब लिंक लिस्ट में पढ़ेंगे, अगर बीच का कोई एलिमेंट है तो हमें एक एक करके उस एलिमेंट के पास जाना पड़ता है। बट जब हम एरे की बात करते हैं, एरे की बात करते हैं, अगर मिड के किसी भी एलिमेंट के पास जाना है, तो हम सिर्फ वन कांस्टेंट टाइम में सिर्फ इस एलिमेंट का आईडी लिख कर एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टाइम में। बट ऐसा हम लिंक लिस्ट में नहीं कर सकते हैं। बहुत से फ़ायदे लिंक लिस्ट के भी है और एरे के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो ये एरे का सबसे मेन फ़ायदा है। तो आप इसे याद रखो, रैंडम एक्सेसिबल होता है। अब रैंडम एक्सेसिबल कैसे है, ओवरऑल तो मैंने बता ही दिया, बट यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन से मैं बताता हूँ। आप ये थ्योरी पढ़ लो क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो क्या है, मैं इसका मतलब समझाता हूँ, वीडियो बड़ा नहीं बनाते हैं। ये हमारा एरे है। तो एरे जब हम बनाते हैं तो उसमें स्पेस कैसे एलोकेट करता है वो हम देखते हैं। तो वो कॉन्टिग्यूअस होता है, इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस। एरे में अगर हम एरे ऑफ 10 बनाते हैं तो ये क्या करता है, अगर इंट टाइप का बनाते हैं तो, और हमारा जो कंपाइलर है वो इंट को 2 बाइट स्पेस देता है, तो हमारा जो एरे है वो टोटल 10 इंटू 20 बाइट का एक मेमोरी लेगा, और हर एक एलिमेंट एक के बाद एक होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर 0th एलिमेंट होगा तो इसके जस्ट बगल में नेक्स्ट एड्रेस पे 1th एलिमेंट होगा। नेक्स्ट एड्रेस करने का मतलब यहाँ इसका एड्रेस 100 है तो इसका एड्रेस 102 पे होगा। मतलब 2 बाइट है ना, एक एक जो बॉक्स है वो 2 बाइट स्पेस का है। मतलब कि कहने का मतलब जो इतना भी हमारा डाटा टाइप का स्पेस उतना स्पेस ले लेगा एक एलिमेंट के लिए, फिर उसके जस्ट बगल के ही मेमोरी में हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा। एरे का ये खूबी है, इसे हम कॉन्टिग्यूअस कहते हैं। कॉन्टिग्यूअस करने का मतलब कि एक साथ है, जितने भी इसके एलिमेंट है सारे एक साथ है, इसीलिए हम किसी भी बीच के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स की हेल्प से। समझे, यही हमारा एरे है। तो यही यहाँ पे इलिस्ट्रेशन मैंने किया हुआ है, एक एरे बनाया है, ये हमारा एरे है। इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 2 2 बाइट का हमारा
जो कंपाइलर यूज़ कर रहा है उसमें इंट है, सो 2 बाइट स्पेस लेता है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका एड्रेस स्टार्ट 100 से हो रहा है, इंड 102 से हो रहा है। ठीक, सेकंड एलिमेंट है स्टार्ट 102 से हो रहा है, कंप्लीट 104 से हो रहा है। तो यही हो गया। और एक और भी बात हमें ध्यान रखना है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट के एड्रेस की बात करेंगे, किसी भी एलिमेंट का एड्रेस का बात करेंगे, तो एलिमेंट का एड्रेस मान लेते हैं 102 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 106 पे। तो जब भी इसका एड्रेस हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस हम लेते हैं, उसका ना ही बीच का कोई एड्रेस लेंगे ना ही बाद का एड्रेस लेंगे। ये एक रूल है, क्योंकि अगर किसी भी ब्लॉक का हम स्टार्टिंग एड्रेस ले लिए, किसी का मिड एड्रेस ले लिए, किसी का लास्ट एड्रेस ले लिए, तो वो कोई जनरल होगा नहीं, हमारा प्रोग्राम सही से रन नहीं करेगा, हमारा जो कंसेप्ट है वो सही से काम नहीं करेगा प्रोग्राम में। इसलिए एक जनरल रूल बनाया गया। कंपाइलर है, कोई इंसान ही बनाया है ना, तो ये सब रूल भी उसी ने बनाया, जो कि जनरलाइज्ड है, सभी एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे होता है। कैसे होता है कि जो हमारा मेमोरी ब्लॉक है, उसका स्टार्टिंग जो एड्रेस है उसे ही हमेशा, अगर किसी इस मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को मान लेते हैं ये वेरिएबल ए है, इसके एड्रेस को हम कहीं भी कॉल करेंगे तो इसका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है, मान लेते हैं 100 है तो 100 हमें मिलेगा। इसका लास्ट एड्रेस अगर 106 है तो 106 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे जो भी एरे डिनोट किया हूँ इसका स्टार्टिंग एड्रेस से डिनोट किया हूँ। यहाँ पे 107 नहीं लिखे हैं क्योंकि 107 तो इसके बीच में है, क्योंकि 2 बाइट का है ना एक एलिमेंट, 2 बाइट का है, 107 यहाँ कहीं बीच में है, तो ये इसे हमें मतलब नहीं है, हमें इसके स्टार्टिंग एड्रेस से मतलब है। तो ये भी एक बात ध्यान रखना। ये जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये आप चाहो तो एक नोट्स बना के लिख सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे बात हैं जो हर किसी को पता नहीं होता है, और इंटरव्यूअर आपको इसी सब छोटे छोटे बातों में फंसा सकता है, या कहीं भी क्वेश्चंस में। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं सी पे जो कि आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि हाँ यही बात है, इनडायरेक्टली प्रोग्राम में भी ऐसा कुछ रहेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपका प्रोग्राम बन नहीं पाएगा, इसलिए ये सब छोटी छोटी बात पे हमेशा ध्यान लो। ये आ रहे हैं। मगर जो लिंक लिस्ट होता है ना, लिंक लिस्ट के साथ प्रॉब्लम होता है कि हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं, तो एक एलिमेंट उसका, ये मान लेते हैं पूरा मेमोरी है, तो एक एलिमेंट कहीं यहाँ बन जाएगा, दूसरा एलिमेंट कहीं और बन जाएगा, कहीं यहाँ बन जाएगा, तीसरा एलिमेंट कहीं और बन जाएगा, चौथा एलिमेंट कहीं और बन जाएगा। और इन सभी में एक पॉइंटर दिया जाता है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करता है। मान लीजिए इसका एड्रेस 100 है, इसका 1000 है, इसका 2000 है, इसका 10 है। ये कोई कॉन्टिग्यूस नहीं है, कॉन्टिग्यूस रहता है तो क्या होता है कि हर नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट में ये सभी पॉइंटर से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट का डिस्टेंस से मतलब कि टोटल जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का डिस्टेंस होगा, इसका और इसका डिस्टेंस होगा, वो बराबर होगा सेकंड और थर्ड एलिमेंट का डिस्टेंस से, थर्ड और फोर्थ के डिस्टेंस से। तभी ना हमें एक जनरल फार्मूला यूज़ करके हम किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। बट ये चीज़ लिंक लिस्ट में नहीं होता है। लिंक लिस्ट क्या करता है, डायनामिकली बनता है। वो हमारे मेमोरी में कहीं कहीं छोटा छोटा स्पेस लेकर एक एक एलिमेंट को बना देता है और सभी को पॉइंटर के हेल्प से कनेक्ट करता है। वो जो हमने एरो के बारे में पढ़ा था, मैंने बोला था कि पॉइंटर में पढ़ेंगे, तो ये एरो बहुत हेल्प करता है दोनों को कनेक्ट करना है। प्रोग्राम में भी ऐसे भी हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोग्राम में भी ये एरो बहुत काम देता है। तो हम जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो इस एरो का मतलब समझेंगे। जनरल आप यहाँ पे लिंक लिस्ट का मतलब ये समझो, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। बस यहाँ आप जान लो कि लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी नहीं लेता है, लिंक लिस्ट हीप में मेमोरी लेता है। हीप करने का मतलब कि डायनामिक मेमोरी लेता है, पूरे हमारे मेमोरी में कहीं भी एक एक एलिमेंट को डाल देगा और सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा। लिंक लिस्ट के भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। अब देखते हैं कि हम किसी भी, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है एरे से कि A5 एलिमेंट का आप एड्रेस बताओ, और आपको बेस एड्रेस दिया रहेगा 100, मतलब कुछ भी एक बेस एड्रेस दिया रहेगा। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एक एरे है, उसका बेस एड्रेस आपको दिया हुआ है अगर 100, तो आप A5 का एड्रेस निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो जैसे कि हमें पता है हमारा एरे है जो कॉन्टिग्यूअस होता है, 0 1 2 3 4 5, 5 का एड्रेस निकालना है। ये बोला बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस 100 है, तो अगर हम फिगर बना के बनाते हैं तो ये 100 हुआ,
इसका एड्रेस 102 होगा, 2 बाइट का इंट है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। 102 होगा, 102 का 104 होगा, 3 का 106 होगा, 4 का 108, इसका 5 का 110 होना चाहिए। तो आप ऐसे करके तो आंसर दे सकते हो 110 एड्रेस होगा। नहीं तो एक जनरल फार्मूला भी है, फार्मूला क्या है, ए आई इज इक्वल टू आई इंटू साइज ऑफ 1 एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस। तो हमें A5 निकालना है यहाँ पे, तो 5 इंटू साइज ऑफ 1 एलिमेंट क्या है 2 प्लस हमारा बेस एड्रेस क्या है 100, तो होल क्या है 110। तो अगर आपके पास आपको ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला पे निकाल सकते हो, नहीं तो आप फिगर बना के निकाल सकते हो। तो फार्मूला आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, फार्मूला आप तुरंत समझ जाओ क्या है। तो ये फार्मूला को आप याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ये। अब ये तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरे तो आप जानते ही होंगे, एरे का इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। एक इनिशियलाइज़ करते वक्त या तो आप उसका साइज़ दे दो, एरे में साइज़ देना मस्ट है, नहीं तो आप उस डिक्लेरेशन के वक्त ही इनिशियलाइज़ कर दो। इनिशियलाइज़ करने का मतलब कि आप एरे दिए, उसका बॉक्स दिए, ये जो बिग ब्रैकेट होता है और इसके ऊपर पहले वेरिएबल का नेम होता है, यही हमारा एरे है, एरे का साइन है कि हम यहाँ पे एरे यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे अपना डाटा टाइप देते हैं, जो भी हमारा डाटा टाइप है उसका वेरिएबल का नाम देते हैं और यह बॉक्स देते हैं। अगर हमें यहीं पे इनिशियलाइज़ नहीं करना है तो आपको यहाँ पे साइज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे हो तो साइज़ देना मस्ट है, ओके, साइज़ देना एकदम मस्ट है। इसलिए आप यहाँ पे देखो दो टाइप से मैंने इनिशियलाइज़ करके यहाँ दिखाया है। फर्स्ट में मैंने यहीं पे इनिशियलाइज़ नहीं डिक्लेरेशन करके दिखाया है, यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं किया है तो मुझे साइज़ देना पड़ा। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ किया है तो मुझे साइज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हर एक एलिमेंट को कॉमा सेपरेट करके लिखते हैं, सिंपल। ऐसे हम इनिशियलाइज़ करते हैं एरे को। अब एरे के एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, हम फॉर लूप के हेल्प से करते हैं प्रिंट। फॉर लूप को 0 से एरे के एलिमेंट से एक कम तक चलाते हैं, क्योंकि जो जैसे कि हम 7 लिखते हैं एरे का एलिमेंट, तो हमारा जो एरे का रेंज होता है वो 0 to 6 ही होता है, क्योंकि एरे का एलिमेंट 1 से ना स्टार्ट होके 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट ना होके 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। इसीलिए अगर 7 एलिमेंट है तो 7 तो हमारा 6 तक ही जाएगा, 0 से 6 करेंगे तो हमारा 7 एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। तो हमारा अगर एरे का साइज n है तो हमारा लूप है सो n-1 तक ही चलेगा, इसलिए हम स्मॉलर देन का यूज़ किए हैं, स्मॉलर देन इक्वल का यूज़ नहीं किए हैं। तो हमारा लूप 0 से n-1 तक चलेगा, एक एक करके इंक्रीमेंट होगा, एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। और अगर हमें यूज़र से एरे के एलिमेंट का वैल्यू लेना है तो हम स्कैनफ फंक्शन का यहाँ यूज़ करेंगे। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करूँगा, लेकिन दोनों में लूप सिमिलर चलेगा, ठीक। एरे में लूप कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लूप कंसेप्ट आपको आना चाहिए। लूप आपको बहुत जगह काम आएगा। आई होप आप यहाँ तक आए हो तो लूप के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लूप होता क्या है। लूप फॉर लूप सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप में पहला होता है इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और बॉडी। तो लूप चलता कैसे है, 1 पहले इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक करता है, उसके बाद बॉडी चलता है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और उसके बाद 1 इनिशियलाइज नहीं चलता है, इसको आप भूल जाओ। उसके बाद इनिशियलाइज नहीं होता, उसके बाद फिर से 4 के बाद कंडीशन चेक करता है, कंडीशन के बाद बॉडी में आता है, और बॉडी से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, फिर से कंडीशन चेक करता है, कंडीशन से बॉडी में आता है, बॉडी से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक करता है। जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो फॉर लूप से बाहर आ गया, ठीक। फॉर लूप यही है, और आपको फॉर लूप का बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। फॉर लूप तो आता ही है। ये हो गया, सिंपल सा है। चलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। टेस्ट क्या लेते हैं, आप खुद से बनाना। आप एक एरे को डिक्लेयर करना, मान लेते हैं 10 साइज का, उसका एलिमेंट को
यूज़र से स्कैन करना, यूज़र से इनपुट लेना, एरे के एलिमेंट को, ठीक, एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना एक ही फंक्शन में, मतलब एक ही मेन फंक्शन में, और उसके बाद रिवर्स करके भी एरे को प्रिंट करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको हेल्प करूंगा। ये रिवर्स करके देखना, थोड़ा सा ट्विस्ट करके सोचोगे बहुत ही ईजिली सारा बन जाएगा। तो आप इसे करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपने बहुत कुछ तो जाना होगा जो आप मे भी नहीं जानते होंगे, वो कॉन्टिग्यूअस नेचर ऑफ एरे और रैंडम एक्सेसिबल का टर्म आप मे भी नहीं जानते होंगे। तो ये दो टर्म आपको ध्यान रखना है एरे के बारे में, बाकी तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।